नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको असंगठित मजदूरों के कानूनी हक के बारे में बताएंगे। देश में कामगारों का बड़ा हिस्सा असंगठित श्रमिकों का है और ये वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य से महरूम है। 2005 में भारत सरकार ने देश के 94% असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के शोषण मुक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। शोषण आज भी हो रहा है। भ्रष्टाचार और शोषण करने वाले जानते हैं कि मजदूरों की आवाज संगठित नहीं है, इसीलिए शोषण करने वाले मनमानी करते हैं। असंगठित मजदूरों को अपने कानूनी हक के लिए जागरूक करने की जरूरत है। साथ में कानून को और ज्यादा मजबूत भी करना होगा। सामाजिक कल्याण की स्कीमों को बेहतर लागू करना होगा। आज हम आपको असंगठित मजदूरों के कानूनी हक के बारे में बताएंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका भी असंगठित मजदूरों से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको फिर से विषय की जानकारी दे देते हैं। असंगठित मजदूरों के क्या है कानूनी हक, इसी को लेकर आज चर्चा होगी और टीवी स्क्रीन्स पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर कोई भी कानूनी सहायता या राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऋषिपाल जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? देखिए वक्ता, जो अनऑर्गेनाइज या असंगठित क्षेत्र जो श्रम का कहा जाता है, जो भी जो संगठन के अंतर्गत नहीं, यानी जो किसी कंपनी या कोई जिसके ऊपर कोई नियम नहीं बनता, कोई कानून नहीं लगता, या मान जनरल अगर बहुत सामान्य भाषा में समझे तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मिल होती है और प्राइवेट लिमिटेड फर्म होती है, लिमिटेड फर्म होती है, ये सारी की सारी जो एक कानूनी दायरे में आती है, जिनके ऊपर जो है कंपनी लॉ एप्लीकेबल होता है, जिनके ऊपर पीएफ एप्लीकेबल होता है, जिनके ऊपर और सारे जो कानून के अधिकार, कानून के जो नियम है जो एप्लीकेबल होते हैं, तो वो उन नियमों से संगठित रहते हैं, वो बंधे रहते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र है वो सारा का सारा जो है वो असंगठित क्षेत्र है। अब आज के समय में असंगठित क्षेत्र के बारे में बात करना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे देश का जो श्रम है, जो श्रम का सबसे बड़ा हिस्सा करीबन 80-90% जो है वो असंगठित क्षेत्र में ही है। और सोचो, जब इतना बड़ा हिस्सा जो है, जो श्रम, इतना बड़ा श्रम असंगठित क्षेत्र में है, तो उनकी जो वेलफेयर या उनका जो विकास या उनका रखरखाव अपने आप में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो असंगठित क्षेत्र को अगर सामान्यतः में आप समझे तो वही है कि जो किसी भी कानून के अंदर बंधे हुए नहीं है, वो जहाँ काम करते हैं या तो वो संस्था बहुत छोटी है या वो स्वयं किसी एक आदमी काम करता है, उस पर रोजगार देता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी दुकान पे काम करता है, कोई आदमी घर में काम करता है, कोई आदमी छोटी सी फैक्ट्री लगा के वहां पर काम करता है। तो असंगठित क्षेत्र है जो कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, जिनको कोई नियम कानून लागू नहीं होता। अपने हिसाब से वो लोगों को वेतन देते हैं, जितना समय होता है अपने पास रखते हैं, जब उनका मन होता है तो उस व्यक्ति को हटा देते हैं या किसी और अपने काम को बंद कर देते हैं। तो सारी बातें जो है ये एक तरह के नियम कानून से बाहर है। तो ये सारी जो व्यवस्था है ये असंगठित क्षेत्र माना जाता है। जी ऋषिपाल जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। आपसे साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर की परिभाषा क्या है? देखिए, जैसे आपको पता है असंगठित क्षेत्र वो है जहाँ पर कि कोई किसी संगठन में यानी कोई नियम कानून नहीं है। ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर उन संस्थाओं में उस व्यक्ति के पास या घर में जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे असंगठित कर्मचारी माने जाएंगे। यानी वो जिसमें ज्वाइन करते हैं, ना कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर होता है उनके पास, ना कोई जो उनको जॉब मिलती है वो मिनिमम जो वेजेस एक्ट है वो उन पे लागू होता है, ना उनको पीएफ मिलती है। और वो जिसमें से मान लीजिए आदमी को 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मान लीजिए कोई दिहाड़ी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं
ये सारे के सारे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी माने जाते हैं, जो किसी नियम से नहीं बनते। और जनरल भाषा में कहा जाए, जब भी कोई नौकरी इनको दी जाती है, कोई रोजगार इनको दिया जाता है, श्रम दिया जाता है, काम दिया जाता है, तो वो किसी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता, कोई उन पर वेल प्लान नहीं होता कि कितने समय तक के लिए काम है और कब तक काम है और कब तक उनको ये अधिकार है कि उस काम पर बने रह सकते हैं। तो किसी भी समय से इनको हटाया जा सकता है, काम बंद हो सकता है और वो उसमें किसी भी चीज की जो है और एक तरह रिटायलेशन भी कर सकते। तो ये सारा का सारा असंगठित कर्मचारी क्षेत्र माना जाता है। जी ऋषिपाल जी, अगर अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर को काम के एवज में सही पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करे? देखिए, एक तो सामान्य भाषा में जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास काम करता है तो एक अगर और उसको वो व्यक्ति जो उसका श्रम है, उसके पैसे हैं या जो सैलरी है वो नहीं देता, तो उसके बहुत सारे जो उसके पास राइट होते हैं। वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लेबर कमिश्नर, जो हर इलाके का जो लेबर कमिश्नर है, वहां जाके शिकायत कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए दुकान पर भी काम कर रहा है, कहीं और काम कर रहा है, लेकिन उस पर ये सबूत है साबित करने के लिए कि वो वहां पर कार्यरत है और उसको हर महीने से, मानिए फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को हर महीने जो सैलरी है, अकाउंट में सैलरी आती है 15,000 या 20,000 रुपए आती है और वो लगातार वहां काम कर रहा है और उसको कुछ महीने की सैलरी नहीं मिली, तो वो व्यक्ति को एक अधिकार तो ये है कि वो लेबर कोर्ट, जिसको हम लेबर कोर्ट बोलते हैं, वहां जा सकता है और वहां पे वो अपनी गुहार लगा सकता है, मुझे पैसे नहीं मिले। इसके अलावा अगर वो मान लीजिए थोड़ा श्रमिक से और थोड़ा ऊंची लेवल का है तो सिविल कोर्ट के अंदर भी उसको राइट है, सिविल कोर्ट भी जा सकता है और रिकवरी का दावा डाल सकता है। लेकिन विशेष तौर पर जो लेबर कोर्ट बने होते हैं वो इसी काम के लिए बने होते हैं। लेबर कोर्ट के अंदर जो लेबर जो होती है, जो असंगठित कर्मचारी होते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से रखरखाव रखा जाता है। एक जो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर होता है वो उन मामलों को देखता है और कानून के द्वारा उनको निर्धारित करता है। ऋषिपाल जी, अगर बात नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की करें तो ये क्या होता है और इसका मकसद क्या है? देखिए, मतलब जैसे पहले आपको बता दें, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अपने आप में 80-90% के आसपास हमारा श्रम जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी असंगठित क्षेत्र है। अब इतना बड़ा क्षेत्र, इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। उनको किस तरीके से उनका रख रखाव होगा? अगर मानिए कोई आदमी काम कर रहा है, कोई लेबर है, कोई काम कर रहा है और वो काम करते करते वहां पर मर जाता है या विकलांग हो जाता है या कोई और बात हो जाती है तो या बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो उसको वहां से छुट्टी, अगर मान लीजिए 4 दिन नहीं आएगा तो उसको उस दिन की 4 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जो असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर है, इन वर्कर को काम करने के लिए, इनके अच्छे रखरखाव करने के लिए एक ये स्कीम लाएगी कि नेशनल बोर्ड बनाया जाए, जिस बोर्ड का काम ये होगा कि जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर है उनके रखरखाव के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई जाएंगी। जैसे नेशनल बोर्ड होगा, ऐसे राज्य के अंदर बोर्ड होगा। राज्य बोर्ड भी ये देखेगा कि अपने उनके राज्य में रहने वाले जो असंगठित लोग हैं उनके जीवन बीमा के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनकी पेंशन के लिए, उनकी विकलांगता की स्थिति के लिए, उनकी नौकरी जाने की स्थिति के लिए, उनकी बीमारी के लिए, ये सारी व्यवस्था जो है, क्योंकि संगठित क्षेत्र तो कर लेते हैं, संगठित क्षेत्र में वेल यूनियन भी होती है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल असंगठित है, कहीं बंधे हुए नहीं है, एक अपना में ग्रुप नहीं है, तो उनका कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में नेशनल जो बोर्ड और ऐसे स्टेट बोर्ड बनाने की जो प्रोविजन है, जिससे कि वो लोग बता सकें और ऐसी कौन कौन सी स्कीम चलाई जा सकती है जिससे इन लोगों का वेलफेयर किया जा सकता है। जी ऋषिपाल जी, सोशल इंश्योरेंस बोर्ड की क्या भूमिका होती है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इंश्योरेंस हमारे देश में एक ऐसी परंपरा है कि जहाँ जब एक व्यक्ति के पास मान लीजिए उस पर इनकम ही नहीं है, उसके पास कमाने के संसाधन नहीं है या उसकी इनकम इतनी कम है कि अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में उसको ये कहा जाए कि भविष्य के लिए या अपने रखरखाव के लिए या अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए क्या होगा, तो उसके पास तो उतना पैसा है ही नहीं कि वो इंश्योरेंस की जो किस्त है प्रीमियम दे सके। तो ऐसी स्थिति में समाज जो है जो सोशल जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको लेके आती है और उसके अंदर सरकार ने बहुत सारी इंश्योरेंस की पॉलिसी चला रखी है, जिनके अंदर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता है वो सरकार पे करती है। सरकार जब पे करती है तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति विकलांग हो जाता है या मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई और बात हो जाती है, तो उस स्थिति में जो इंश्योरेंस का लाभ उन व्यक्ति को मिल सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो यही होता है कि इंश्योरेंस की जो अदायगी है या जिसको फाइनेंस है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। जी ऋषिपाल जी, कई और सवालों के जवाब आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल
असंगठित मजदूरों के कानूनी हक क्या है उससे जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल गई हैं और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। ऋषिपाल जी, राज्य सरकार की अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है और केंद्र सरकार क्या कुछ कर सकती है? ये वक्त है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्तर पर, दोनों की जिम्मेदारी, दोनों के पास जो श्रम डिपार्टमेंट है, जो श्रम विभाग है, राज्य सरकार के पास जो इनकी सूची है उसके अंदर भी श्रम विभाग होता है और ऐसे ये विभाग केंद्र सरकार के पास होता है। यानी लेबर डिपार्टमेंट उसका वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का जो पार्ट है वो सोशल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की जिम्मेदारी है। और दोनों की जिम्मेदारी की इतना बड़ा जो अनसंगठित, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, उनके जो लोग हैं, उनके बच्चे, उनकी सारी व्यवस्था है, वो किस तरीके से जो है उनकी सुरक्षा की जा सकती है, किस तरीके से वेलफेयर किया जा सकता है। तो हर राज्य के अंदर जो होती है, हर राज्य अपने अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई पूर्वोत्तर राज्य होगा तो वहाँ पर इस तरह कुछ स्कीम अलग होगी, या कोई बिहार होगा वहाँ पर अलग होगी, या किसी और राज्य में अलग होगी। तो जहाँ पर जो असंगठित क्षेत्र और जो मजदूर होते हैं या जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक अलग योजना बनाती है और राज्य सरकार अपने हिसाब से, अपने राज्यों में, अपनी जगहों के हिसाब से जो है योजना बनाते हैं, जिससे कि उन लोगों का ध्यान रखा जाए और ऐसी वेलफेयर स्कीम बने जिससे कि उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहने वाले जितने वर्कर हैं उनका जो है देखभाल हो सके। जी ऋषिपाल जी, सामाजिक कल्याण योजनाओं यानी कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? देखिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे हम कई बार हम बात करते हैं और टीवी के अंदर भी हमें पता लगती है कि सरकार ने योजना बनाई, सरकार ने वो योजना बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उस योजना तक, वो योजना उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। या तो योजना उस व्यक्ति तक पहुंचे या वो व्यक्ति योजना तक पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है सरकारी, जो अब हमारे पास जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, वहां पर जब भी योजनाओं के बारे में जानकारी होती है तो वो अपने सरकारी जो ऑफिस होते हैं उनके पास योजनाओं का वो एक एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं। अब जिम्मेदारी ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, विशेष तौर पर आज तो हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हम इंटीरियर इलाके में जाएंगे तो जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको तो उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट है पंचायती स्तर के ऊपर, पंचायत के स्तर के ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाए कि हर पंचायत के अंदर जो पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं और जो पंचायत की जो उसके सरपंच होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर योजना के बारे में उनके क्षेत्र में रहने वाले असंगठित क्षेत्र के जितने लोग हैं वो उनको कम से कम जानकारी दें और उनको ये बताएं कि ये ऑलरेडी स्कीम खुली हुई है, ये इससे आपका फायदा हुआ और सबको उसमें एनरोल कराएं। कई बार ये होता है स्कीम हो जाती है, लेकिन बहुत अक्सर देखा है, हम भी बहुत बार जाते हैं, लोगों को स्कीम के बारे में जानकारी नहीं होती, उसके फायदे नुकसान का जानकारी नहीं होती। जब उनको जानकारी नहीं होती तो किस तरह से वेलफेयर हो पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम केवल ये सोचें कि सरकार केवल एडवर्टाइजमेंट निकाल दे, एडवर्टाइजमेंट से जानकारी हो जाए, तो हम ये इस बात की उपेक्षा कर सकते हैं बड़े शहरों के अंदर, लेकिन छोटे शहरों में, या अगर हम बात करते हैं गाँव की, या बात करते हैं पिछड़े क्षेत्रों की या आदिवासी क्षेत्रों की, वहां तो लोगों को जानकारी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पंचायती स्तर पर। दूसरा है एनजीओ का वर्क है। एनजीओ भी हमारे क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, लेकिन अभी और काम करने की गुंजाइश है। अगर एनजीओ जनता लोगों को पहुंचाएं कि सरकारी योजना ये है और सरकारी योजनाओं को इस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं, तो योजना बन जाती है। लेकिन लाभ अभी भी हम देखते हैं, योजना कई सालों से बनी हुई है, लेकिन आज भी जो है असंगठित क्षेत्र का जो हाल है वो आज भी ऐसे ही है। तो रीजन वही है कि वो योजना का लाभ वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह हमें लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जी ऋषिपाल जी, अगर ठेकेदार कर्मी का शोषण करता रहता है तो वो इस चीज के लिए कहाँ शिकायत करे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कर्मचारी के असंगठित क्षेत्र में शोषण करता है तो एक तो अगर वो चीटिंग, अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, किसी तरीके से काम कराया जा रहा है, आपके पैसे नहीं दिए जा रहे, तो आप कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होता है, वहां जाकर शिकायत कर सकते हैं, लेबर कमिश्नर को शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ये प्रूफ है कि हाँ भाई आपने काम किया है और आपको अपॉइंटमेंट, मतलब आप वहाँ पर काम कर रहे थे, एविडेंस है, सबूत है, तो सिविल कोर्ट को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत सारे संसाधन है कि अगर ठेकेदार आपको परेशान करता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऋषिपाल जी, अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर क्या यूनियन बना सकते हैं? देखिए, यूनियन बनाने की जो यूनियन जो बनती है वो सोसाइटी एक्ट के अंदर यूनियन बनती जी। है, और सोसाइटी एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ही यूनियन बना सकता है, अनऑर्गेनाइज नहीं बना सकता। आप बॉम्बे में और कई जगह देखेंगे, जैसे डब्बों वाले जो डब्बा सप्लाई करते हैं उनकी यूनियन बनी हुई है, जो मेड है उनकी यूनियन बनी हुई है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर भी अपनी यूनियन बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो समूह है वो अपनी यूनियन बना सकता है। कानून के अंदर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है कि यूनियन किसी की नहीं बन सकती। जी ऋषिपाल जी, अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर से संबंधित सोशल वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं और कर्मी कैसे इन सभी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जैसे राष्ट्रीय बीमा योजना है, ठीक है, ये ऐसी राष्ट्रीय बीमा योजना होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा योजना होगी, राष्ट्रीय इंश्योरेंस की, ये सारी योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है और राज्य स्तर पर होती है। ये सोशल जो वेलफेयर की स्कीम जो होती है विशेष तौर पर उन्हीं लोगों के लिए होती है जो कि सामाजिक रूप से बहुत ही निचले दर्जे की है। लेकिन फिर वो समस्या आती है कि स्कीम हमारे देश में बहुत सारी बन जाती है, और हर सरकार जो होती है जब भी इलेक्शन आता है तो हर नई स्कीम का अनाउंस करती है, या मान लीजिए और बीच में स्कीम को अनाउंस करती है। लेकिन फिर भी अब 75 साल से देखोगे तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं आज भी उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। तो इम्पोर्टेंट ये कि योजनाएं तो हैं, योजनाओं की जानकारी होना, योजनाओं को क्रियान्वयन कराना, उसका लाभ उठाना, ये अपने आप जरूरी है। विशेष तौर पर जो प्रधानमंत्री योजनाएं जो है पिछले समय से जो आ रही है वो अपना बहुत लाभकारी है और लोगों तक पहुंच रही है। ऋषिपाल जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, इसी विषय पर आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। अशोक सोनी राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, बताइए क्या कुछ है आपकी समस्या। लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे। तो वेलफेयर स्कीम्स को लेकर कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। जी, वेलफेयर स्कीम वक्ता जो है वो सारी वेलफेयर स्कीम, क्योंकि हमारे देश के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़े लोग हैं, और सरकार के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। तो सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है, सरकार खुद भी चाहती है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो अपने वोटर भी हैं, उनको लुभाया जाए, उनको फायदा पहुंचाया जाए। तो स्कीम हमेशा निकलती है। जैसे प्रधानमंत्री ने जो है बैंकिंग स्कीम निकाली, उसमें हर एक को अकाउंट खुलवाया कि हर एक का 0 रुपीज के ऊपर अकाउंट खोलेगा, जिससे कि जो सब्सिडीज है वो सब्सिडी डायरेक्ट जो है उनके अकाउंट में आएंगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी वेलफेयर स्कीम होती है। या मान लीजिए कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा उसको 1 साल के अंदर। ये जो मनरेगा है, ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं, ये सोशल वेलफेयर की स्कीम है। या जैसे इंश्योरेंस का बताया कि एक मल्टीपल इंश्योरेंस होगा, ये सारी स्कीम जो है ये सोशल वेलफेयर की जो समय समय पर जो है कई बार कुछ समय के लिए होती है और कई बार कुछ चिरस्थायी होती है, जो बहुत समय के लिए होती है। ये राज्य सरकार भी चलाती है और केंद्र सरकार भी चलाती है। जी ऋषिपाल जी, अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर का कोई भी ऐसा वेतन होता है जो फिक्स होता है? ये कहा जा सकता है कि अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, वो कहीं काम कर रहा है, तो उसका कुछ वेतनमान फिक्स होता है कि इससे कम तो नहीं दिया जा सकता, इतना तो देना ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये क्या होता है, राज्य स्तर के ऊपर, केंद्र स्तर के ऊपर इसको हम बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। जी, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट जो है व्यक्ति को दिया जाएगा। वो मिनिमम वेजेस एक्ट भी 2 हिस्से में होता है, एक स्किल्ड होता है, एक अनस्किल्ड होता है। अगर कोई स्किल्ड वर्कर है तो उस स्किल्ड वर्कर को कम से कम आपको इतना देना पड़ेगा, और अनस्किल्ड है तो उसकी भी मिनिमम वेजेस एक्ट में दिया जाएगा। कोर्ट के अंदर भी कई बार यही बात आती है, किसी व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे पास कोई सबूत नहीं है पेश करने के लिए, लेकिन वो काम करता है, तो एटलीस्ट ये माना जाता है कि कम से कम जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके हिसाब से तो उसको सैलरी मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से ये सारी चीज डिफाइन होनी चाहिए। ये ऑलरेडी सेंट्रल एक्ट है जो स्टेट के अंदर भी प्रिवेल करता है। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर इतने खुलकर और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।